हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आरंभ बैच का फिजिक्स लेक्चर नंबर 2, जो कि हम लोग स्टार्ट किए हैं लाइट को लेकर। तो लाइट का लेक्चर नंबर 2 आपके पास हम लेकर आ रहे हैं। और जैसा कि हमने वादा किया था भाई ये 45 डेज का, तो भाई ये वादा तो पूरा हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो कहूं तो मैं शुरुआत है और ये टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग कि 45 डेज में कवर करना है तो करना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेक्चर नंबर 2 जाने से पहले जो भी बच्चे अगर लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। इस डिफरेंशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे फिजिक्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर आपको पहले लेक्चर नंबर 1 देखना होगा, जो बच्चे नहीं देखे हैं। अच्छा, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्यों देखेंगे आखिर? तो रीजन मैं आपको बता देता हूं बच्चों, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में क्या है, हम लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े हैं, लाइट के नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़े हैं, लाइट बनी किसकी है, लाइट होती क्या है, इसके बारे में पढ़े हैं। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। ये सारे चीजें हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर किए हैं। अब बात करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ। तो लेक्चर नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना होगा? लेक्चर नंबर 2 में हमें स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना होगा। और इस स्फेरिकल मिरर हमें पता है कि सर स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं अपना पहला लेक्चर के साथ। ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर में देखेंगे कि ये स्फेरिकल मिरर बच्चों क्या होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है? ठीक है, तो जिस तरीके से हमने लेक्चर नंबर 1 में प्लेन मिरर बना रहे थे उसी तरीके से हमें क्या करना है, स्फेरिकल मिरर बनाना है। और स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्फेरिकल ग्लास लेना होगा। ठीक है, एक स्फेरिकल ग्लास लेना होगा और इस स्फेरिकल ग्लास में हमें क्या करना होगा, छोटा सा क्या करना होगा, एक आर्ट करना होगा। ठीक है, आर्ट करना होगा, छोटा सा डिजाइन करना होगा, छोटा सा पेंट पॉलिश करना होगा। तो बस यही पेंट पॉलिश करना है हमें। अब बस करना क्या है कि अगर पेंट पॉलिश कर रहे हैं तो हमें कुछ डिफरेंट करना होगा, है कि नहीं? जब तक डिफरेंट नहीं करेंगे तब तक हमें, जब डिफरेंट करेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट वे से हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। तो हमें बस वही डिफरेंट करना है। और इस चैनल का भी नाम क्या है, डिफरेंशियल। तो इसी तरीके से आपको डिफरेंशिएट भी कर रहा है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल वे में लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे भी हमें क्या करना होगा, इसको डिफरेंशिएट करना होगा। कैसे डिफरेंशिएट करना है? तो बस पेंट करके। और पेंट कैसे करना है, अदर अदर साइड पे करना होगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, स्फेरिकल ग्लास के बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, सेंटर होता है। ये इसका क्या होता है, स्फेरिकल ग्लास का सेंटर वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया। अच्छा एक बात मुझे बताइए, स्फेरिकल जो होता है, ठीक है, या स्फेयर जो होता है, वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर होता है? अगर आपका जवाब अगर 3 डायमेंशन की तरफ है तो सही है। मगर एक बात बताइए, अगर 3 डायमेंशनल फिगर को अगर हम स्फेयर कहते हैं तो 2 डायमेंशनल फिगर को हम लोग क्या बोलते होंगे? क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं यहां पे कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर के बीच वाला पार्ट क्या है, सेंटर है, और हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस एक काम कर देना है, यहाँ पे इस सेंटर जहां पे है इसी जगह से थोड़ा सा एक कट लगा देना है, थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर देंगे हम लोग। और तोड़ फोड़ करके एक आर्ट करेंगे, एक पेंट करेंगे। और पेंट हम लोग ना अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन करेंगे तो पेंट। ठीक है, तो कैसे पेंट करना है? तो पेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो इधर वाला जो साइड है, इधर वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाले साइड में क्या करना है आपको, अंदर वाला जो साइड है ना, इसको बस आप क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए, आप पेंट कर दीजिए। किससे पेंट करेंगे भैया? AgBr के साथ पेंट करेंगे। प्लेन मिरर हमने पढ़ा था किस तरीके पेंट करना, AgBr वाले कंपाउंड के साथ हम क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। ठीक है, अच्छा AgBr कोई किसी से भी आप पेंट करो, बस आपको पेंट करना है। बस दिमाग में ख्याल ला दो कि हमें पेंट करना है। तो हमने क्या किया, इधर अंदर वाले पार्ट को हमने पेंट कर दिया। अच्छा, ये अंदर वाला पार्ट पेंट हो गया, तो ये वाला पार्ट कैसा हो गया, ओपैक हो गया। इसके पहले क्या था, ग्लास बना हुआ था। ग्लास कैसी थी, ट्रांसपेरेंट थी। इसके अंदर वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, ओपैक कर दिया। ओपैक कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमने पेंट किया तो ये जो आउटर वाला जो सरफेस है, ये आउटर वाला सरफेस कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अगर ये आउटर वाला सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है, तो इस वाले रिफ्लेक्टिंग सरफेस
जो बना है इसका नाम क्या है बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर। इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। जो कि यहां पे दिख रहा होगा कि ये वाले साइड, अंदर वाले साइड हमने क्या किया? पेंट कर दिया है, और ये वाला साइड हमारा क्या हो गया? एक हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया है। ठीक है, तो इस टाइप के मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर किसका पार्ट है बच्चों? स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। ठीक है, अच्छा यहां पे हमने पेंट किया था अंदर वाले में। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जो दूसरा वाला साइड है, दूसरे वाले साइड में क्या करेंगे? बाहर वाले साइड को पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां कर देंगे बाहर वाले साइड को पेंट। ये हमारा क्या हो गया? बाहर वाला साइड बच्चों पेंट हो गया। अगर ये बाहर वाला साइड पेंट हुआ है तो बाहर वाला साइड, आउटर वाला जो सरफेस है वो कैसा हो गया? ओपैक सरफेस हो गया, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है, अगर ये ओपैक सरफेस हो गया तो अब क्या करेगा? लाइट को पास नहीं होने देगा। ठीक है, ओपेक सरफेस लाइट को पास नहीं करने देता है। तो अब क्या होगा? अब ये जो अंदर वाली जो सरफेस बनी है, ये अंदर वाली सरफेस, ठीक है, ये वाली सरफेस हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगी। ठीक है, और अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी तो इस टाइप की जो मिरर जो बनता है, इस मिरर का नाम क्या हो जाता है? कॉनकेव मिरर। एंड कॉनकेव मिरर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो समझ गए करना क्या था? एक स्फीयर का ग्लास लेना था, बीच से कट करना था बिल्कुल सेंटर से। उसके बाद क्या करना था? एक तरफ हमें अंदर वाले साइड में पेंट करना था, और दूसरे वाले पार्ट में हम बाहर वाले साइड में पेंट करना था। इससे क्या मिला हमें? एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर और एक तरफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो बस इतनी सी तो काम करनी थी। इतना सा तो आप भी कर लोगे, है कि नहीं? नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मार्केट में जाना, ऐसा करे हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब चलते हम लोग अगले वाले स्लाइड पे। ठीक है, अगले वाले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, और अगली वाली स्लाइड क्या है? हमारा कॉनकेव मिरर। और हम इस कॉनकेव मिरर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों ये कॉनकेव मिरर क्या होता है। जैसे कि हमने पहले आपको बताया कॉनकेव मिरर के लेकर कि भैया कॉनकेव मिरर में क्या होता है? आउटर वाला साइड क्या होता है? पेंट होता है, और इनर वाला साइड क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो ऐसा ही कुछ लिखा होगा यहाँ पे। क्या लिखा है? कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो कहां होता है? इनसाइड होता है। यानी कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो इनसाइड है। ये वाला क्या है आपका? ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया? हमारा कॉनकेव मिरर हुआ। अच्छा अगली बात, ठीक है, अगली बात क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर रिफ्लेक्टेड इमेज इज मैग्नीफाइड। यानी कि इस कॉनकेव मिरर में जो भी हमें ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो इमेज कैसा होगा? मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि इनलार्ज बनेगा। यानी कि जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी होगी। मगर यहां पे ध्यान रखने वाली बात है। क्या ध्यान रखने वाली बात है? कि भैया ये हर एक केस में नहीं होगा, हर एक कॉनकेव मिरर के लेकर नहीं होगा। हमें ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे भी ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी डिफाइन करता है कि उसका जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश बनेगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए छोटा सा हिंट की तरह बताएं आपको कि ये जो आपका जो कॉनकेव मिरर होता है ना, ये मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो लिमिटेड होता है। फील्ड ऑफ व्यू लिमिटेड का होने का क्या मतलब है? कि अगर इमेज की साइज बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है उस पूरे कॉनकेव मिरर में पूरा जो इमेज है वो पूरा एरिया कवर करेगा। बाकी जो अदर साइड होंगे उस वाला खाली मिलेगा। हमें जो अदर साइड में जो हमें ऑब्जेक्ट का इमेज पाना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगा, अच्छे तरीके से क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट का इमेज इतना बड़ा बन गया है कि बाकी सारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो बन रहे थे वो हमें दिख नहीं पाए। ठीक है, तो यही होता है बच्चों, इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो लिमिटेड होता है। फील्ड ऑफ व्यू लिमिटेड होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इस कॉनकेव मिरर क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है ये बच्चों कि ये क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है। जब लाइट रेज जब क्या होता है? कॉनकेव मिरर पे फॉल करता है, इंसिडेंट करता है, तो ये क्या करता है? ये क्या करता है? उस लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? एक और कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये कॉनकेव मिरर यूज कहां कहां होता है? तो भैया इसका यूज कहां होता है? तो ये सेविंग मिरर में होता है। कहां पे होता है? सेविंग मिरर में होता है। और कहां कहां होता है? डेंटिस्ट इसका मिरर यूज करते हैं। जो डेंटिस्ट है वो क्या करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉनकेव मिरर क्या करता है बच्चों? किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज मैग्नीफाइड बनाता है। ठीक है,
तो ये डेंटिस्ट क्या करते हैं, जो दांतों के अंदर जो कहीं भी डिस्टरबेंस दिखता है तो उस चीज को अच्छे तरीके से डेंटिस्ट क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं और दांतों के हर एक कोने को क्या कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे तरीकों से देख पाते हैं। ठीक है, कहां पे कौन सी चीजों को लेकर दिक्कत आ रही है दांतों में, तो डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। एंड इसका कहां यूज होता है बच्चों, सबसे बड़ी चीज इसका यूज होता है टेलीस्कोप में, यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज कहां होता है बच्चों, टेलीस्कोप में यूज होता है। अच्छा क्यों होता है, क्यों होता है टेलीस्कोप में यूज क्यों होता है भैया, सिंपल सी बात है, हमें तो अभी जस्ट पता चला है कि क्या, कि भैया कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। और आपको पता है भैया कि यहाँ पे स्पेस में क्या है, कई सारे हेवनली बॉडीज हैं। ठीक है, और ये जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं हमें छोटे दिखाई देते हैं, अगर नेकेड आई से देखें बहुत ही छोटे दिखाई देंगे, और ऑलमोस्ट कई सारे ऐसी हेवनली बॉडीज जो हमें अभी ऐसे नेकेड आई से भी हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये टेलीस्कोप में जब हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर यूज करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट जब क्या करे, रिफ्लेक्ट करके जब आएगी, तो ये क्या करेगी, इसकी जो इमेज है वो मैग्नीफाइड बनाएगी, तो जो छोटा सा ऑब्जेक्ट दिखेगा ना उसको बहुत बड़े इमेज की तरह बनाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और कहां कहां यूज किया जाता है बच्चों, सैटेलाइट डिशेस में यूज किया जाता है। जो सैटेलाइट वाली जो डिशेस होती हैं वो भी, उसमें भी क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें यूज करना तो भाई जरूरी है, कहां पे, कार के हेडलाइट में। अगर कार के हेडलाइट में यूज ना करे तो फिर तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं, तो कार के भी हेडलाइट में भी क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका यूजेस। ठीक है, सेविंग मिरर में यूज होता है, डेंटिस्ट में इसका, डेंटिस्ट मिरर में भी क्या होता है, ये यूज होता है। ठीक है, तो ये बात हम कैसे किए हैं, कॉनकेव मिरर की बात किए हैं, तो कॉनकेव मिरर का ये क्या है, यूजेस है, और ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर के बारे में जो भी बात की गई है यहाँ पे। अब चलिए हम बात करते हैं किसकी, अगली वाली स्लाइड की तरफ। और इस अगली वाली स्लाइड में हम कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इमेज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक डेंटिस्ट है, ठीक है, एक बच्चे क्या कर रहा है, दांतों के बारे में देख रहा है। ठीक है, इसको चेक कर रहा है। तो बच्चे ये जो मिरर दिख रहा है ना, ये वाली जो मिरर है, ठीक है, ये वाली जो मिरर है, ये मिरर कौन सी वाली मिरर है, ये जो मिरर है ये आपका कॉनकेव मिरर है। कौन सी मिरर है, कॉनकेव मिरर है। देखो ये क्या कर रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। इसके अंदर का देखो, ये जो मसूड़े हैं उनको भी क्या कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा है। क्यों देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया, कॉनकेव मिरर लगाया है। ठीक है, अगर प्लेन मिरर लगाता क्या होता है, तो सेम साइज जैसा दिखता। कॉन्वेक्स मिरर लगाता तो बहुत ही क्या होता है, छोटा दिखाई देता। तो इसने क्या यूज किया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर यूज करने से क्या पता चला कि भैया हमें जितनी भी छोटी छोटी चीजें ना वो हमको बहुत ही अच्छे तरीकों से दिखी गई। ठीक है, तो ये डेंटिस्ट मिरर में भी यूज किया जाता है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का क्या है, ये पाम दिख रहा है। ये पाम देखना बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटा है। ठीक है, और इसका जो इमेज बना है देखिए कितना मैग्नीफाइड बना है, ये क्या है, इसकी इमेज बनी है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का बच्चों काम क्या है, इमेज को मैग्नीफाइड करना। ठीक है, ये हो गया बच्चों कॉनकेव मिरर को लेकर। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है हमारी, कॉन्वेक्स मिरर को लेकर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, जबकि हमने अभी जस्ट जाना कि कॉन्वेक्स मिरर किसका बना होता है, ये होता है स्फेरिकल मिरर का, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। ठीक है, अगर ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो चलिए कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ समझ लेते हैं। क्या है, ये कह रहा है कि सर इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है वो आउटवर्ड होता है। जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि इसके इनर वाले साइड को हमने क्या कर दिया है, पेंट कर दिया है। तो जो अदर वाला साइड बना वही हमारा क्या हुआ, रिफ्लेक्टिव सरफेस बना, और रिफ्लेक्टिव सरफेस किधर है, आउटवर्ड है। ठीक है, यानी कि इसकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, इस मिरर की जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो बल्जिंग आउट होती है। ठीक है, ये बाहर की तरफ रहती है। तो ये क्या हो गया, आपके कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, अगली बात करते हैं कि सर इसमें जो इमेज बनता है, इसमें जो इमेज बनता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में बनता है, छोटा बनता है। ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है ना उससे छोटी बनती है इसकी इमेज। ठीक है, ये क्या करता है, इमेज को छोटा बना देता है। अच्छा, जब छोटा बनेगा, अगर इमेज छोटा बनेगा तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि एक बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटे बनाएगा तो इसमें कई सारे बड़े ऑब्जेक्ट आएंगे, उनका सबका इमेज छोटा 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 करके एक बड़ा सा फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे। तो एक क्या कहता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर एक बड़ी लॉन्ग रेंज एरिया को क्या कर लेता है, ये
कवर कर लेता है। अभी हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि पार्किंग लॉट में इसका कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखेंगे। रही बात है कि जो कार होता है उसके कार के जो साइड मिरर होते हैं उसमें भी यूज करता है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करता है, जितने पीछे की जो एरिया है फील्ड ऑफ व्यू उसको ज्यादा कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कि ये क्या होता है, इमेज को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देता है एंड इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, मोर होती है। किसके मोर? एज कंपेयर टू कॉनकेव मिरर, ठीक है। इस कॉन्वेक्स मिरर के को हम एक और नाम से जाने जाते हैं जिसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या होता है बच्चों? ये लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है। कॉनकेव मिरर क्या करता था? लाइट को कन्वर्ज करता था। ये क्या करता है, करेगा? लाइट को डाइवर्ज कर देगा। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फिश आई। इस कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग फिश आई के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ठीक है, जिस तरीके से फिश दिखती है ना उसी तरीके से जो इसमें जो इमेज बनता है वो बिल्कुल फिश आई की तरह ही बनती है। इसका एक और नाम हो जाता है बच्चों फिश आई। अगली बात करते हैं। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ किया था? सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे लेकिन हाँ फिर भी कहेंगे ज्यादा। किसमें यूज करते हैं बच्चों? कार मिरर्स में यूज करते हैं। कार मिरर में यूज करते हैं। जैसे हमने अभी जस्ट बताया कि इसकी फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है? ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसलिए इसको कहां पे यूज करते हैं? कार के साइड मिरर में, ताकि जो ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है कार को, ठीक है, जो व्हीकल्स को ड्राइव कर रहा है तो उसको क्या करे, जो पीछे कोई भी अगर व्हीकल्स आ रही है, ठीक है, कोई भी व्हीकल्स पीछे है तो उसको बहुत ही अच्छे से क्लियरली देख सके, ठीक है। तो इसमें यूज होता है। अच्छा अच्छा, एक और चीज ये कह रहा है कि सर इट इज वेरी यूजफुल फॉर ड्राइवर एज द ब्लाइंड स्पॉट्स आर ड्रास्टिकली रिड्यूस। ब्लाइंड स्पॉट यानी कि जो ड्राइवर का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है देखने का उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। यानी कि जब इसकी फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होगी तो बहुत ही क्या होगा, कम जगह होगा जिसको वो नहीं देख पाएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, जहां पे कार के जो रियर व्यू मिरर थे अगर मैं वहां पे क्या कर दिया जाए, कॉनकेव मिरर लगा दिया जाए तो उसकी ब्लाइंड स्पॉट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर लगाने से क्या होती है, उसकी ब्लाइंड स्पॉट कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही अच्छे और क्लियर वे में देख पाता है। इसीलिए तो लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है मिरर में? क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट इन द मिरर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। ठीक है बच्चों। अच्छा, और बात मैं कहूं, इसका और कहां इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी मिरर में, ठीक है। सिक्योरिटी मिरर के भी पर्पज में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये लार्ज एरिया को कवर करता है, ठीक है बच्चों। चलते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है। अगले स्लाइड की तरफ चलेंगे और इस अगले स्लाइड में क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल है कॉन्वेक्स मिरर को लेकर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि ये इसकी, जैसे किसी का क्या है, ये फार्म हाउस है, ठीक है, किसी कोई फर्म है, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं। लेकिन इसमें हमारा मेन फोकस क्या है बच्चों? इसमें मेन फोकस हमारा है फील्ड ऑफ व्यू। देखिए फील्ड ऑफ व्यू कितना ज्यादा है इसमें, ठीक है। ये पूरी एरिया को कवर कर लिया, ये जितनी एरिया देख रहे हो इस छोटे से मिरर में क्या कर लिया, ये कवर कर लिया है। इसे तो हमने बोला कि भैया कॉन्वेक्स मिरर, अगर आपको फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है तो हमें कौन सा मिरर यूज करना होगा? कॉन्वेक्स मिरर यूज करना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे होगे, कहाँ पे देख रहे होगे कि ये देख रहे हो कि भैया एक छोटा सा मिरर बना हुआ है और इस मिरर के अंदर कई सारे पर्सन क्या हो रहा है, इसका जो इमेज हो रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है, मिल गया है, ठीक है। अगर हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं इसमें से बहुत ही कम जगह बन पाता है कि नहीं। तो ये हो गया बच्चों किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल छोटा सा हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ, ठीक है। और इस अगले स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? टर्मोलॉजीज के बारे में पढ़ना होगा। किसकी टर्मोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर को लेकर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे पास ये है एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर है और इस वाले के इस साइड में। चलिए इसको बाद में देखा जाएगा, पहले यहाँ बात करते हैं बच्चों पोल की, ठीक है। पोल क्या होता है बच्चों? पोल किसे कहते हैं? सर पोल जो होता है बिल्कुल एक सेंट्रल पॉइंट होता है या फिर कहो मिड पॉइंट होता है किसी भी मिरर का,
ठीक है। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का ये जो मिड पॉइंट है ना बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल। ठीक है, ऑफ द मिरर व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, या फिर कोई भी मिरर ले लो, बस मिड पॉइंट होना जरूरी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। अच्छा, बात करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सर किसे कहते हैं? तो भैया जाहिर सी बात है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगी, वो सेंटर होगा मिरर का, जहां से स्फेरिकल मिरर को जब हम कट कर रहे थे, जिस सेंटर से हम लोग कट कर रहे थे, वही तो हमारा क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब होता है बच्चों, जैसा कि मैं बात करता हूं, ये सपोज करते हैं हमारा कन्वेक्स मिरर है, तो इसकी बीच की दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, इसमें जो दूरी होगी आर 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 आर, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि हम कोई भी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं, तो उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा पॉइंट है, उस सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम किसी मिरर के कोई भी अगर एक पॉइंट को टच करते हैं, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर। बात करते हैं सर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? तो बच्चों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। कहां से कहां तक का बीच की डिस्टेंस होता है, पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो बीच की दूरी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बात है इस वाले टर्मिनोलॉजी को लेकर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टर्मिनोलॉजी को लेकर, और इस पे हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होता है। कौन सी होती है बच्चों? एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, और इस इमेजिनरी लाइन जो है, इसकी एक खास बात है। खास बात क्या है? ये इमेजिनरी लाइन कहां से पास होना चाहिए? ये इमेजिनरी लाइन जो है, वो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो बनाया गया है यहां पर लाइन जो ड्रॉ किया गया है, देखिए ये पोल से एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया गया है, और ये कैसी है, एक इमेजिनरी लाइन है। तो इसी का नाम क्या बच्चों कह दिया गया है, प्रिंसिपल एक्सिस कह दिया गया है। ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। ठीक है, उसी तरीके से अगली बात करते हैं सर टर्मिनोलॉजी में, वो है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? तो अपर्चर बच्चों हम लोग कहते हैं कि सर लेंथ ऑफ द मिरर। अपर्चर सिंपल वे में क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ द मिरर है। यानी कि हमारा जो मिरर है उसकी लेंथ कितनी है, हमारा जो मिरर है उसकी लेंथ कितनी है, जो भी उसकी लेंथ होगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। आप देख रहे होंगे, ये हमारा मिरर यहां से यहां तक है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये जो एल है, हमने एल नाम ले दिया, तो ये जो एल है, यही हमारा क्या है बच्चों, अपर्चर है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा अपर्चर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, और इसके अगले स्लाइड की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, तो यहां पर हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा जवाब है भैया, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर हमें पता है बच्चों कि जो लाइट होता है ये क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, देखिए यहां पे देख रहे हैं कि जो लाइट है, ठीक है, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर क्या हो रही है, पैरेलली फॉल कर रही है, पैरेलली क्या हो रही है, इंसिडेंट कर रही है इस कॉनकेव मिरर पर, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट करने से जिस पॉइंट से गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पॉइंट से गुजरेगी, कौन सी वाली, रिफ्लेक्टेड वाली। ठीक है, जैसे यहां आप देख रहे हैं, ये भी हमारा क्या है, एक पैरेलल रे है। ठीक है, ये भी क्या हुआ है, किसी एक पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, जा रही है, पास कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे, जो भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट को कट करती है, पास करती है, मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है, वो वाला पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, फोकस कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस, जो कि यहां दिया गया है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द इंसिडेंट रे which are parallel to the principal axis meet after reflection from the mirror is called focus। इसे क्या बोलते हैं, फोकस।
यानी कि जब भी कोई भी लाइट इंसिडेंट कर रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों फोकल लेंथ किसे कहेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ किसे कहेंगे, तो फोकल लेंथ कुछ नहीं है बच्चों, ये है क्या, ये है डिस्टेंस। ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। और किसके बीच में डिस्टेंस है, किसके बीच में डिस्टेंस है बच्चों, पोल एंड फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस है और जो पोल है उसके बीच की जो दूरी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो बस कॉनकेव मिरर में एंड कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है, अच्छा एक बात और बता देता हूं बच्चों, अच्छा जो कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है ना वो रियल होता है। रियल मतलब आपको दिखेगी कि लाइट क्या हो रही है किसी एक जगह पे। अगर आप एक स्क्रीन बनाओगे तो स्क्रीन पे वो दिखेगी कि जो लाइट है जो इंसिडेंट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होकर किसी एक पॉइंट पे मीट कर रही है, ये रियल वाली है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल फोकस अपीयर टू मीट होगा। क्या होगा बच्चों, अपीयर टू मीट होगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा हमारा, अपीयर टू मीट होगा। ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस जो हमारा है कॉन्वेक्स मिरर का, जब भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली कॉन्वेक्स मिरर पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, और जब हम उस रिफ्लेक्टेड रे को जब हम देखेंगे बैकवर्ड साइड में तो ऐसा अपीयर होता है कि किसी एक सिंगल पॉइंट से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो ये जो अपीयर जो दिखा रहा है ना, इसी अपीयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग किसके नाम से जाना जा रहा है, प्रिंसिपल फोकस के नाम से जाना जा रहा है। अच्छा ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये कैसी पॉइंट है, वर्चुअल पॉइंट है, इट इज नॉट अ रियल पॉइंट। जैसे कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस हमें रियल पॉइंट के थ्रू हमें एक स्क्रीन पे हम देख सकते थे, मगर हम कॉन्वेक्स मिरर को स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं। इसीलिए कौन सी पॉइंट हो जाती है प्रिंसिपल फोकस, ये होती है बच्चों वर्चुअल पॉइंट होती है। ठीक है, वर्चुअल पॉइंट होती है बिकॉज rays appear to meet there where when produced back to dotted line, जिसको हमने डॉटेड लाइन के थ्रू यहां पे दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अच्छा रही बात है फोकल लेंथ, तो भैया फोकल लेंथ क्या है, वही वाली बात है, कौन सी वाली बात, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी डिस्टेंस बिटवीन जो पोल एंड फोकस है वही तो हमारा क्या है, वही हमारा क्या है बच्चों, फोकल लेंथ है, जिसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे बच्चों, रिलेशन देखेंगे। चलिए एक बार रिलेशन देख लेते हैं क्या है। तो रिलेशन ये कह रहा है बच्चों कि अगर हमारा कोई भी मिरर हो, लाइक स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, उसका जो फोकल लेंथ बच्चों आएगा वो आएगा एफ इक्वल टू आर बाई टू। इट्स मीन दैट जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। मगर बच्चों ये 100% ट्रू नहीं है, ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये आने के लिए सर यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड होता है। कंडीशन क्या अप्लाइड होता है कि जो भी हमारे पास स्फेरिकल मिरर होना चाहिए उस स्फेरिकल मिरर का जो अपर्चर है वो छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में स्मॉल होगा, तभी हमारा फोकल लेंथ कितना आएगा, आर बाई टू के इक्वल आएगा। तो रही बात सर 100% वाला कौन सा है, 100% ट्रू वाला फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों ये हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, बट क्या है थोड़ी सी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो 100% वाला वो ये है बच्चों, एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे, बट जब ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ आपका कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे उस स्फेरिकल मिरर का अपर्चर बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो या फिर बड़ा हो, उसका जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा। मगर हम क्या करते हैं, एक कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जब हमारा अपर्चर स्मॉल होगा तो उस केस में एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी बस बात है, इतनी सी बस बात है, एफ इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, हालांकि मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और अगला स्लाइड क्या है, ये है अच्छा न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखते हैं हम लोग, क्या है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि बच्चों
कि कह रहा है कि हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है और उस स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला देखा था कि f इक्वल टू कितना होता है, r/2 होता है। तो f इक्वल टू कितना हो गया, 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। यानी कि फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। तो यही छोटा सा क्या था, इस जो अभी प्रीवियस स्लाइड में जो हमने पढ़े थे उसी का क्या है, एक न्यूमेरिकल है। चलिए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है, हाँ अगले स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, इसमें जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो ये कह रहा है कि सर एक हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, उस स्फेरिकल मिरर का जो सम ऑफ फोकल लेंथ है, सम ऑफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो दिया गया बच्चों 30 सेंटीमीटर। और जो क्वेश्चन की डिमांड है वो ये कह रहा है कि सर इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें हमें फॉर्मूला पता है कि सर f इक्वल टू होता है r/2। अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो हमें इसका फॉर्मूला यूज करना होगा r/2 का। बट यहां पे तो r दिया नहीं गया है, क्या दिया गया है, f प्लस r दिया गया है, दोनों का सम दिया गया है। तो हमें क्या करना होगा, इसी r को हमें क्या करना होगा, r को अपना सब्जेक्ट बनाना होगा। इसी को हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस f। जब r इक्वल टू 30 माइनस f हो जाएगा तो यही वाला वैल्यू क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और जैसे हम पुट करते हैं तो हमारा जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगा वो आएगा 30 माइनस f/2, दैट इज 2f इक्वल टू 30 माइनस f। तो 2f, इस वाले माइनस f को इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में, तो ये प्लस में हो जाएगा। और इसके थ्रू क्या होगा, 3f इक्वल टू 30 एंड f इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर। यानी कि सर इस स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 10 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, अच्छा एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या ये बात सही है कि नहीं। तो हमें पता है बच्चों कि जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। यानी कि अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा क्या होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस वाले अगर इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो 10 प्लस r इक्वल टू 30, दैट इज r इक्वल टू कितना, 20 सेंटीमीटर। देखो यहां से हमारा क्या हो गया, इस इक्वेशन थ्रू ये वेरीफाइड हो गया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। ठीक है, और इस अगले स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है बच्चों, साइन कन्वेक्शन पढ़ना है स्फेरिकल रूल का। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर का हमें साइन कन्वेक्शन रूल पढ़ना है। ठीक है, अब साइन कन्वेक्शन रूल पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा बच्चों कि ये साइन कन्वेक्शन आया तो आया कौन, वो कौन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो ये साइन कन्वेक्शन के बारे में बताए थे। तो बच्चों इनका जो नाम है, उनका नाम है बच्चा डिकार्टिस। डिकार्टिस यही क्या है, सबसे पहले साइंटिस्ट है जो क्या के एक कार्टेशियन ग्राफ बनाए थे, जो हम आज ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इसको सबसे पहले डिकार्टिस के द्वारा लाया गया है और इन्होंने इसको एक कार्टेशियन ग्राफ के नाम से बताया। ठीक है, और इस कार्टेशियन ग्राफ के थ्रू उन्होंने क्या बताया कि सर एक हमारे पास क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और एक वाई एक्सिस होता है जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, और इसमें जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस वाले पॉइंट पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, इस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, 0,0। ठीक है, ये हो गया। अब इनके थ्रू क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि सर जब हम इस ओरिजिन के, ये हमारा क्या बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट को अगर हमें किसी का भी साइन कन्वेक्शन रूल के बारे में पता करना है तो हमें क्या करना होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट लेना होगा, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा। तो इस साइन कन्वेक्शन और इस कार्टेशियन ग्राफ के थ्रू ये जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन क्या है, इसका फिक्स्ड या फिर मैं कहूं इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कहने का मतलब ये है कि बच्चा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज इस 0 से राइट हैंड साइड में जाएगा तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। और जब इस ओरिजिन से जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, है ना।
इसी तरीके से जब हम इसी ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, तो ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या बताया गया है, ये बस एक बताया गया कि सर डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। यहां ध्यान रखेंगे सर, यहां पे जो डिस्टेंस आता है ना 1 2 3, ये होगा 1 2 3, डिस्टेंस बच्चा नेगेटिव नहीं होता है। बस हम क्या करते हैं, एक हम अपना सेंट्रल पॉइंट लिया, एक हमने फिक्स्ड पॉइंट लिया, और इस फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम ये बताते हैं कि बच्चा जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। जो भी डिस्टेंस आएगा नेगेटिव आएगा। बस हम क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू लगा रहे हैं। असल में क्या है, नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस। ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ कि जो हमने अपना प्राइमरी जो फिक्स्ड पोर्शन हमने लिया, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया, जिसको हमने फिक्स पॉइंट माना, उस फिक्स पॉइंट से क्या है, वो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका रूल जैसे कि स्फेरिकल मिरर के थ्रू हमें करना कुछ नहीं है, एक स्फेरिकल मिरर लेना है। ठीक है, जैसे हमने क्या करते हैं, एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं, ये वाला, और इस ओरिजिन से जब पास करा देंगे, ठीक है, और ये हमारा सपोज कर लेते हैं कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के जो भी इस साइड में जो भी वैल्यू होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे, और इस साइड में जितनी भी वैल्यू होंगे वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें हम जब आगे जब पढ़ेंगे, साइन कन्वेक्शन का जब रूल यूज करेंगे, तब आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे हमको नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है। ठीक है बच्चों, ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और इसमें क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें इमेज फॉर्म कराया जाता है कॉन्केव मिरर का। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर का रूल पढ़ेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले वाले रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला वाला रूल क्या कह रहा है, पहला वाला रूल कह रहा है बच्चों कि एक हमारे पास क्या है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर का जो मिड वाला पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फोकल लेंथ, सॉरी, मिड वाला पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग, पोल कहते हैं। एंड पोल से जब इधर आए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में, तो ये हमारा फोकल लेंथ हुआ, जो कि एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोकल लेंथ, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रूल क्या कह रहा है, रूल ये कह रहा है कि सर जब भी कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होता है, पैरेलली इंसिडेंट करता है कॉन्केव मिरर पे, तो ये जो बच्चा ये जो इमेजिनरी लाइन बनाया गया है, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना। और इस प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई भी लाइट रे क्या होती है, पैरेलली इंसिडेंट करती है, तो ये हमेशा कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, ये पहला रूल है। जैसे कि अगर कहीं से इधर से भी लाइट रे हम लेकर आए, और ये लाइट रे अगर इस मिरर के क्या हो रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर पास कर रही है, तो हमेशा जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो फोकस से होकर रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, पहला रूल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट रूल पता चलेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड रूल की तरफ बढ़ेंगे, और सेकंड रूल भी एक बार देख लेते हैं क्या कहता है। सेकंड रूल कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो वो हमेशा क्या करेगा, उसी पाथ को वो रिट्रेस कर लेगा। जैसे कि कोई भी अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, तो इसी पाथ को क्या कर लेता है, वो रिट्रेस कर लेता है ना। कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा लाइट रे, तो हमेशा क्या करेगा, इसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। ये हमारा क्या है, सेकेंड रूल है। मगर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर क्यों, आखिर क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब पास करता है तो लाइट जो है वो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए थे, जब हम लोग पहले वाले लेक्चर में जब देखे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो हमने आपको एक रूल बताया था, वो ये बताया था कि सर I = R = 0 होता है। ठीक है, I = R = 0 होता है। और ये किस कंडीशन में होता है, ये उस कंडीशन में होता है जब आपका लाइट किसी भी प्लेन पर कैसे इंसिडेंट करता हो, परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट करता हो, तो उस केस में एंगल I = 0 होता है, एंगल R = भी क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो एंगल होता है I इंसिडेंट एंगल होता है, वह नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री बनाता है। इसी तरीके से R भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 एंगल होगा तो क्या होगा, उसी पाथ को क्या करेगा, लाइट रिट्रेस कर लेगा। ठीक है, तो कोई भी लाइट रे क्या है, किसी मिरर के या फिर किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरली फॉल करेगा,
तो इसी पाथ को क्या कर लेगा, वो रिट्रेस कर लेगा। और हमें पता है बच्चों कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो, जैसे हमारा कॉनकेव मिरर क्या होता है, एक स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है, और स्फेरिकल मिरर में क्या होता है बच्चों, एक सेंटर होता है। ठीक है, अब यहां पे क्या करना है बच्चों, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन अगर ड्रा करे और वो लाइन अगर सेंटर से पास होके जाता है तो हमेशा क्या आता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो क्या होगा, हमने अभी जस्ट पढ़ा, जब भी कोई भी क्या है प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हमेशा क्या कर लेगा, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और अगले स्लाइड में हम लोग अगले रूल के बारे में पढ़ेंगे। और अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल कह रहा है कि सर कोई भी अगर लाइट रे फोकस से होकर अगर पास करती है तो हमेशा क्या होगी, जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी। इसका मतलब क्या है, रूल नंबर 1 का ही अपोजिट है। ठीक है, रूल नंबर 1 का ही अपोजिट है। तो एक बार एक लाइट को हमने ऐसे पास कराया जो क्या है, फोकस से होके पास की, एक हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट की, और जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो ये लाइट क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगी। ठीक है, ये रूल नंबर 3 है। कोई भी लाइट क्या हो, अगर फोकस होके जा रही है तो हमेशा क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगी। ये हो गया हमारा बच्चों रूल नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ और रूल नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे। और रूल नंबर 4 तो बहुत ही ज्यादा क्या है, इजी है। क्या इजी है, क्योंकि ये कहता है, क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यहां पे बता रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या बता रहा है, कह रहा है कि अगर सर कोई भी लाइट रेज किसी भी स्फेरिकल मिरर पर फॉल करता है, इंसिडेंट करता है, और वो इंसिडेंट करने पे कोई एक एंगल बनाता है। ठीक है, तो कोई एक एंगल बनाता है, जैसे कि इसने क्या किया, लाइट इंसिडेंट किया और एंगल बनाया, इंसिडेंट एंगल आई बनाया। तो जाहिर सी बात पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा 4th रूल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन्हीं चारों रूल में से किसी 2 रूल का इस्तेमाल करना है। कोई 2 रूल, मिनिमम 2 रूल का इस्तेमाल करना है, और 2 रूल का इस्तेमाल करके हमें क्या बनाना है, इमेज बनाना है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए बना देते हैं, इमेज वाले को लेके चलते हैं। तो अब इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन में पहला पॉइंट क्या कह रहा है, पहला केस कह रहा है कि जब कोई भी लाइट रे कहां पर हो, इनफाइनाइट पे हो। कोई भी लाइट रे कहां पे हो, इनफाइनाइट पे हो। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, अगर इनफाइनाइट पे होगा, इसकी जो डिस्टेंस होगी अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो उसका जो इमेज होगा वो कहां बनेगा, उसका इमेज कहां बनेगा। तो हमको ये बात पता है कि सर कोई भी अगर लाइट रे अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो हमेशा पैरेलल होके आती है। ठीक है, हमेशा पैरेलल होके आती है। तो हमें पता है कि सर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रूल के अनुसार क्या है, जब भी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जब पास करेगी, इंसिडेंट करेगी, तो हमेशा फोकस से होके जाएगी, है ना, हमेशा फोकस से होकर जाएगी। तो हमने क्या किया, 2 लाइट रे लिया। ठीक है, दोनों लाइट रे को हमने क्या किया, पैरेलली आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके पास करती है। तो हमेशा जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने पे कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। जब फोकस से पास होगी तो इसका इमेज कहां बनेगा, आपका फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो हमने जो बनाया है इमेज किसी भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जो हमने बनाया क्या है, इमेज बनाया है, तो इसी इमेज के बारे में हमें लिख देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें यही तो करना होगा, क्योंकि यही सब पूछता है ना। और ये सब पूछ रहा है तो हमें क्या करना, जो भी इमेज बन रहा है इस वाले फोकस पे, इसी चीज के जो भी डेटा जो मिल रहा है, यही डेटा या यही ऑब्जर्वेशन हमें क्या कर देना है, कॉपी पे लिख देना है। तो क्या लिखना होगा भैया, इमेज जो भी बना है वो कहां बना है बच्चों, एट फोकस पे बना है। इमेज कहां बन गया, फोकस पे बन गया। अच्छा, दूसरी बात, इमेज कैसा बना है, क्या इमेज आपका उसकी हाइट छोटी है ऑब्जेक्ट से, क्या इमेज की कोई हाइट दिख रही है, तो कहोगे बच्चा कोई हाइट नहीं दिख रहा, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिख रहा है। तो आप बता सकते हो कि सर जो इमेज जो होगा वो हाईली
हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत ही ज्यादा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये हो गया पहला। फिर दूसरा, और क्या बन रहा है, देखो ये मिरर के जस्ट सामने बन रहा है। अगर मिरर के सामने बन रहा है तो कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। और जब भी कोई भी इमेज रियल बनता है तो हमेशा कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ये क्या हो गया, इन्वर्टेड बन गया, है ना। ये क्या बन गया, इन्वर्टेड बन गया। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। ये सब चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मगर आपको इतना तो पता होना चाहिए कि सर जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम कहां पर रखें, इनफाइनाइट पोजीशन पर रखें, तो इमेज हमेशा फोकस से बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये वाला तो पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे वाले केस पे। दूसरा वाला केस क्या कह रहा है, दूसरा वाला केस ये कह रहा है कि जब भी हम लोग जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, बियॉन्ड रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर के। कहां पर रखें बच्चों, बियॉन्ड रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तब क्या होगा, तब उसका इमेज कहां बनेगा। तो एक हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी। ठीक है, ए और बी रख दिए, और हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है बच्चों, इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें दो रूल का इस्तेमाल करना होगा। वो दोनों रूल में से सबसे पहला रूल इस्तेमाल हम कौन सा करेंगे, फर्स्ट वाला रूल। जब कोई भी लाइट रे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट करता हो, तो हमने एक लाइट रे लिया और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट करा दिया। इंसिडेंट कराया कि हमेशा कहां से पास होके जाएगी, रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी, फोकस से होके जाएगी, है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरा रे लेंगे। दूसरा रे कहां से पास कराते हैं हम लोग, फोकस से पास कराते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देते हैं। ठीक है, दूसरा रे हमने कहां से पास करा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो हमें पता है कि सर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करती है तो उसी पाथ को क्या कर देती है, वो रिट्रेस कर देती है। और रिट्रेस किया तो देखें हमने कि भाई ये जो दोनों रे है वो क्या हो रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जिस पॉइंट पे रे इंटरसेक्ट करते हैं, मिट करते हैं, वहीं पे हमारा क्या होता है, इमेज बन जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, बी प्राइम ए प्राइम। ठीक है, हमारे पास इमेज बन गया बी प्राइम ए प्राइम, ए प्राइम बी प्राइम, ये हमारा इमेज बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस ये जो इमेज बना हुआ है ना, इसी इमेज के बारे में लिख देना है। जो भी हम देख रहे हैं उसी चीज को लिख देंगे। तो बच्चों इमेज कहां बना है, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, तो इमेज हमारा कहां बना है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां पर बना है, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमारा क्या बन गया है, इमेज बन गया है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, कहोगे हाँ। क्या ये बहुत ज्यादा छोटी बनी है, तो नहीं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड बनी है। ठीक है, आपकी इमेज कैसी बनी है, छोटी बनी है। अच्छा, और कैसा बना है, कहोगे भैया ये मिरर के जस्ट सामने है तो रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी क्या करना, आपको पॉइंट लिख देना है ना। अब चलते हम लोग अपने अगले वाले केस की तरफ, अगले वाले केस की तरफ चलेंगे। और उसमें हम लोग क्या करना है, उसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखना है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, तो उस केस में क्या होगा, इमेज कहां बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल कहां पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों जब रखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें पता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ दो रे लेके चलना है। तो पहला रे लेके चलते हैं हम लोग, कौन सा वाला, जब कोई भी लाइट रे क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली इंसिडेंट करता हो। जब पैरेलली इंसिडेंट करेगा तो ये हमेशा कहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगा, फोकस से होके रिफ्लेक्ट होके जाएगा। तो ये फोकस होके रिफ्लेक्ट होके चला गया। अच्छा, दूसरा रे हम कौन सा लेंगे, दूसरा रे लेके चलने के सर जब कोई भी लाइट रे फोकस से होके जाए, जब फोकस से होके जाएगा तो ये हमेशा क्या करेगा, रूल नंबर 1 का अपोजिट कर देगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि सर ये जो दोनों रे है ना, वो यहाँ पे आके क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिए। और इंटरसेक्ट कर दिए तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। यहाँ पे हमारा क्या बन गया बच्चों, इमेज बन गया, ए प्राइम बी प्राइम। ठीक है, तो अब ये जो इमेज बना हुआ है, इसी इमेज के बारे में क्या कर दे, हमें लिख दे। जब भी बना है इसी चीज को लिख देते हैं हम लोग, कॉपी में तो यही सब चीज लिखना है। तो कैसा बना है बच्चों इमेज, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो आप बताओगे कि सर सेम साइज का बना है, सेम साइज का ऑफ द ऑब्जेक्ट।
जो भी हमारा इमेज बना है वो सेम साइज का बना हुआ है, या फिर और क्या बोलोगे कि कहोगे सर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना हुआ है, ठीक है। और एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बना है, और कहां बना है, और क्या क्या बोल सकते हैं इसमें, और अगली पॉइंट क्या हो जाएगी कि सर ये रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है, रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है, क्योंकि ये क्या है, मिरर के स्क्रीन पे बना है, मिरर के सामने बना है, ठीक है। तो ये कैसा बना है, रियल एंड इन्वर्टेड बना है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा केस हो गया, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे, अगले वाले पॉइंट पे कहां पे रखेंगे हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखेंगे। जब हम लोग ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे रखेंगे। ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, यहां पर रख दिया, ए बी, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका इमेज बनाना है। तो इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा बच्चों, फिर से वही वाली बात, दो रे लेके चलना है। दो रे कौन सा लेंगे, पहला वाला ले लेते हैं, कौन सा, जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से बिल्कुल ही पैरेलली इंसिडेंट करता हो। जब पैरेलली इंसिडेंट करेगा तो ये हमेशा कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये हमेशा फोकस से होकर जाएगी। ये लाइट गया, ये फोकस से होके चली गई, ये हो गया फोकस, ठीक है। अच्छा, दूसरा लाइट रे कौन सा लेंगे, यही वाला ले लेते हैं। जब कोई भी लाइट रे क्या आ रही है, फोकस से होके जाएगी, तो ये कहां से पास करेगी, ये पास करेगी आपके, एक चीज थोड़ा सा इसको एरर बन गया, इसको और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। रेड डायग्राम आपका सही से नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, एक बार और। चलिए, हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं, तो पहला रे लेके चलेंगे, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलली पास कर रही है। जब पैरेलली पास करेगी तो ये कहां से होके पास करेगी, रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होके चली गई, है ना। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा एक और रे लेके चलना है। ये एक और रे कहां से लेके चलेंगे हम लोग, फोकस से होके पास कराएंगे, है ना। जब फोकस से लेके पास कराएंगे तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो ये कहां से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएगी। जब पैरेलल होके गई तो भैया ये दोनों लाइट कहां पे इंसिडेंट की, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट की, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट की। और जहां पे ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, वहीं पे क्या बन जा रहा है बच्चों, इसका इमेज बन जा रहा है, ए प्राइम एंड बी प्राइम बन जा रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बस जो भी बना है इसी के बारे में लिख देते हैं, ठीक है, इमेज के ही बारे में लिख देंगे। तो इमेज के बारे में क्या लिखेंगे भैया, जो इमेज है वो कहां बनी है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है। दूसरी चीज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तीसरी चीज कैसा बना है, क्या ये इमेज की साइज बड़ी है कि नहीं है, कहोगे बिल्कुल बड़ी है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इन लार्ज लिखेंगे, इन लार्ज लिखेंगे या फिर मैग्नीफाइड लिखेंगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ये तीन केसेस क्या करेंगे, तीन कंडीशन या तीन केसेस हम लोग क्या करेंगे, इसके आउटपुट में लिख डालेंगे। ये हो गया हमारा किसके लिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रख रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले केस की तरफ। अगले वाले केस क्या है हमारा, अगला वाला केस ये कह रहा है कि जब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही कहां पर रख दें, फोकस पे रख दें, तब कहां पे इमेज बनेगा, तब कहां पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो बस रख देते हैं हम लोग, किसी भी ऑब्जेक्ट हम कहां पर रख दें, फोकस पे रख दिया जा रहा है। तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया और हमने इसको फोकस पे रख दिया, ए एंड बी, इसका नाम रख दिया ए एंड बी, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, दो लाइट रे लेना है। पहला वाला कौन सा है, पहला वाला जब हम लाइट रे क्या करेंगे, इंसिडेंट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये हमेशा कहां से होके पास करेगी, ये पास करेगी बच्चों हमेशा फोकस से होके पास करेगी, ये हमेशा फोकस से होकर पास करेगी, ये ऐसे करके चली गई, ठीक है। अच्छा, दूसरा रे कौन सा लेंगे, दूसरा वाला रे ले लेते हैं सर, वो चौथा वाला रूल यूज कर लेते हैं। जब कोई भी लाइट रे कहां से पास करती है, वर्टेक्स से पास कर रही है या फिर कोई एक एंगल बना के चल रही है, ठीक है, ये लाइट रे गई इंसिडेंट, जब रिफ्लेक्ट होगी ये कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना।
ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसे हैं, पैरेलली जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो d है और हर डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलली क्या हुई, निकल गई। जब पैरेलली निकल गई तो हमें पता है कि सर जब ये पैरेलल रे जब जाएगी इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे क्या करेगी, एक जगह पे एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा, वो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट में बनेगा। और इनफाइनाइट में बनेगा तो हमें बस यही तो लिख देना है। क्या लिखना है, लिखना है कि सर जो इमेज है वो कहां बनेगा, एट इंफिनिटी बनेगा। कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और कैसा बनेगा, कहेंगे सर हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, ये आपका कौन सा वाला कंडीशन, कौन सा वाला केस है, 5 वाला केस है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट कहां पर रख रहे हैं, एट द फोकस पे रख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बच्चों अपने अगले वाले स्लाइड पे और अगले वाले केस को देखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट कहां रखें, बिटवीन द फोकस एंड द पोल रखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट कहां पर रखा, पोल एंड फोकस के बीच में रख दे रहे हैं। पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज कहां बनेगा। तो इसके लिए बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 रे लेकर चलना होगा। ये 2 रे क्या है, पहला वाला जब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली पास करा देते हैं। ठीक है, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगा, ये फोकस से होके निकल जाएगा। दूसरा रे कौन सा ले लें, दूसरा वाला रे ले लेते हैं सर, वही वाला जब किसी एक वर्टेक्स से पास कराएं। वर्टेक्स से पास कराएंगे, ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। अच्छा, अगर इसमें ध्यान से देखा जाए कि सर ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये डाइवर्जेंट रे की तरफ दिख रहा है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसे हैं, डाइवर्जेंट। यहां से क्या, इसके बीच की दूरी कम है और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये डाइवर्ज होते जा रहे हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि सर ये दोनों रे इन्फिनिटी पे भी जाके नहीं मिलेंगे, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो ये जब कभी मिलेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है सर, इसका इमेज बनेगा ही नहीं इधर, यानी कि मिरर के सामने बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर बनेगा नहीं तो हमें क्या करना होगा, अगर कोई एक इंसान अगर यहाँ पे है, अगर कोई एक इंसान यहाँ पे अगर इसको देख रहा हो, ठीक है, तो उसको देखेगा तो उसे ये पता चलेगा, अगर मान लो इसी रे को अगर देख रहा है तो इसको ये पता चलेगा कि सर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो जान तो कहां से आ रहा है, कहीं इस मिरर के अंदर से आ रहा है, इस मिरर के अंदर से आ रहा है। तो क्या करेगा, ये से लाइट रे को हम क्या करें, रिफ्लेक्टेड रे को एक डॉटेड पॉइंट की तरह आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, और यहां पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। ठीक है, और ये इमेज कैसा बना, ये जो इमेज बना है ये इस ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया, है ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख देंगे, लिख देंगे, जो भी लिखना है, जो भी हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं उसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग लिख देंगे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हमें मिल रहा है, ऑब्जर्वेशन में बच्चों हमें ये मिल रहा है कि सर जो इमेज है वो कैसा बन रहा है, वो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी कि मिरर के पीछे या इनसाइड द मिरर। इसके जब हम इनसाइड भी लिख सकते हैं, इनसाइड द मिरर या बिहाइंड द मिरर, यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें, फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे तो इमेज हमेशा कहां बनेगा, इनसाइड एंड बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, दूसरा चीज कैसा बनेगा, ये बनेगा बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, ये वर्चुअल बनेगा, क्यों, क्योंकि बच्चा ये जो इमेज जो बना है ना, हम इसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पे आ ही नहीं सकता, ये क्या एक ये इमेजिनरी हो गया, मतलब एक वर्चुअल, जिसे हम टच ना कर सके वो हमारे लिए क्या हो जाता है, वर्चुअल हो जाता है। तो ये जो इमेज बनाई है, ये हमारा इमेज कैसा बन गया बच्चों, वर्चुअल बना। और कैसा बना, इरेक्ट बना है, अपराइट बना है। ठीक है, तो देखो जिस तरीके से ऑब्जेक्ट था उसी तरीके से इमेज बना है, बट इसमें एक चीज डिफरेंस कर दिया है कि सर ये जो इमेज बना है वो मैग्नीफाइड बना है। कैसा बना बच्चों, मैग्नीफाइड बन गया इमेज, है ना, वर्चुअल बना है एंड मैग्नीफाइड बन गया है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया किसके लिए, जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले स्लाइड की तरफ। ठीक, और इसमें क्या है, जो भी हमने देखा था, जो भी हमने केस 5 पढ़ा है, इसी केस वाले 5 को एक चार्ट में, एक ग्राफ में, एक जगह क्या कर दिया गया, इकट्ठा कर गया है। और इसके बारे में देखेंगे क्या कह रहा है कि सर इसमें पहले वाले पॉइंट में बता रहा है क्या, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले में इमेज, तीसरे वाले में साइज ऑफ इमेज,
एंड चौथे वाले में नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो बस इसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने केस 5 पढ़ा था। तो केस वाले 5 में जैसे पहला वाला था क्या था, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखे थे, इमेज कहां बनेगा, इमेज हमेशा फोकस से बनेगा, और इमेज जब फोकस से बनेगा तो हमेशा कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा इसके लिए। उसी तरह के दूसरे वाला के लिए क्या है, जब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनेगा, और कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, थर्ड वाले केस के लिए क्या था, जब हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहा है, साइज सेम हो रहा है एंड रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। अगली वाली केस के लिए क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो होता है वो बियॉन्ड द सी बनता है एंड इनलार्ज बनता है एंड रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक, जो आपका फोर्थ वाला केस था, फिफ्थ वाला केस था, वो कौन सा था, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज कहां बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, हाईली इनलार्ज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। और लास्ट वाला जो केस था वो ये था कि जब हम लोग ने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा, पोल एंड फोकस के बीच में रखा तो बिहाइंड द मिरर बना, इनलार्ज बना एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट बना। ठीक है, ये कंडीशन आया। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं कि आप इसको कैसे समझो, कभी आप भूल गए इन सब चीजों को लेकर तो आप कैसे इसको याद करोगे या किस तरीके का आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे हैं तो इमेज फोकस पे बन रहा है, जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर है तब इमेज क्या रहा, मिरर के बहुत करीब बन रहा है। जैसे जैसे हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, मिरर के करीब लाने की कोशिश किया तो इमेज क्या हुआ, मिरर से दूर जाने की कोशिश किया, है कि नहीं। जैसे जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि मिडिल पॉइंट वाला आ गया, जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इमेज भी क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को और ज्यादा करीब लेके आया, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो इमेज क्या हो गया, शिफ्ट हो गया और दूर चला गया मिरर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी सर लाइट, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ही दूर होगा तो उसका इमेज मिरर के बहुत करीब बनेगा, और जब कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के बहुत ही करीब होगा, बहुत ही करीब मतलब फोकस तक, ये नहीं कि पोल एंड फोकस की तरह कर देंगे, हम रियल एंड इन्वर्टेड की बात कर रहे हैं, तो जब मिरर के बहुत ही करीब होगा उस केस में इमेज जो होगा वो दूर की तरफ शिफ्ट होते जाएगा एंड मैग्नीफाइड होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका केस 6 जो कि हम इमेज फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, और इस अगले स्लाइड में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इसको करना बहुत इजी है। आपको क्या चेक करना है, इसमें मेजर करना है फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, फोकल लेंथ कैसे फाइंड आउट होगा, तो हमें पता है कि सर अगर फोकल लेंथ पता करना है तो हमें क्या करना होगा, एक लाइट को कॉनकेव मिरर के पैरेलली अगर इंसिडेंट करा देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो लाइट रे हमेशा कहां से पास होके जाएगी, फोकस से। तो करना क्या है, जैसे यहां पे दिखा रहा है कि हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, वो ट्री क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, अब उस ट्री से क्या आ रहा है, रे आ रहा है, और हमें पता है कि सर जब कोई भी लाइट रे अगर बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, तो हमेशा पैरेलली होके आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली होके आती है। ठीक है, या अगर इन्फिनिटी पे है तो हमेशा पैरेलल होके आएगा, अगर क्या है इन्फिनिटी पे नहीं है तो क्या है, पैरेलली ना आए कैसे भी आए, लेकिन एक चीज तो पता है, अगर हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे तो सर यहाँ पे अगर ये लाइट, अगर पहली वाली लाइट को अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये इंसिडेंट हो रहा है और ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बीच में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो ये एंगल आई इक्वल टू क्या जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ट्री से रे आ रहे हैं और ये रेस क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर कॉनकेव मिरर से इसके तरफ स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, ये जो स्क्रीन है हमारे पास, ये स्क्रीन क्या है, मूवेबल स्क्रीन है। इस मूवेबल स्क्रीन को क्या करना है, आपको बस स्लाइड करना है राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, इस मूवेबल स्क्रीन को जब राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन जब हम स्लाइड कर रहे हैं तो ये जो इमेज, जो ट्री का जो इमेज बन रहा है, ठीक है, वो इमेज जब राइट की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ी सी ब्लरी बन रही है, और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तब पर भी ब्लरी बन रहा है। एक ऐसा जगह मिल रहा है कि सर जहां पे इसकी जो ट्री की जो इमेज है ना बिल्कुल ही शार्प मिल रहा है, और जहां पे इमेज आपको शार्प मिल रहा है वही इसका क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, फोकल लेंथ हो गया। तो ये निकालना क्या है, बहुत ज्यादा आसान है कि नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
अगली स्लाइड की तरफ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या दिया गया है, मिरर फॉर्मूला की बात कर रहा है। ठीक है, या फिर ये बता रहा है किसका, ये बता रहा है सर रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन सब चीजों का क्या बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है। तो बच्चों कॉन्केव मिरर का जो मिरर फॉर्मूला होता है, कॉन्केव मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर का जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/mu। ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अच्छा बच्चों, जो इसका डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन क्लास 12th में है, अभी 10th में नहीं है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है सर, जो फोकल लेंथ का जो डेरिवेशन होगा, जो फोकल लेंथ का जो फार्मूला होगा, ये या फिर जो मिरर का फार्मूला होगा, या फिर जो रिलेशन होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, वो ये होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये हमारे पास क्या है, पोल है, ये हमारा क्या है, f है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये हमारे पास अगर कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर के लिए अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, इस कॉन्केव मिरर के इधर प्लेस कर दिए। ठीक है बच्चों, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ऑब्जेक्ट कहां पे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, है कि नहीं। बात करते हैं सर डिस्टेंस की, तो ये जो पोल से और एप की जो दूरी होती है, इसको हम लोग एप से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा याद रहे कि सर डिस्टेंस हमेशा मिरर का जो पोल होता है वहीं से लिया जाता है, कहीं और से नहीं लेना है, हमेशा पोल से ही कंसीडर करना है। पोल ही हमारा क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है डिस्टेंस को लेकर। ठीक है, अगर ये इमेज है तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चा, जो कॉन्केव मिरर में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होगा। कॉन्केव मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है, उसे पॉजिटिव लेके नहीं चलना है। अच्छा, फोकल लेंथ की मैं बात करूं, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूंगा, ये भी क्या है, नेगेटिव है। और जब मैं बात करता हूं सर इमेज की, तो इमेज क्या होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि सर हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे थे, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जा रहा था, पोल एंड फोकस के बीच में रखा जा रहा था, तो इमेज कहां बन रहा था, बिहाइंड द मिरर या इनसाइड द मिरर। तो हमारा जो इमेज था वो इधर कहीं बन रहा था। और हमें पता है क्या, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेक्शन रूल, जब भी क्या है, जब भी किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब राइट डायरेक्शन आप जाते हो, तो हमेशा वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो उस केस के लिए जो v होगा पॉजिटिव होगा। यानी कॉन्केव मिरर में एक ही कंडीशन है इमेज को पॉजिटिव होने के लिए, वो तब है जब हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखें। ठीक है, ये हो गया। और इसका क्या हो गया, रिलेशन हो गया फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, और इसी पे हम लोग क्या करेंगे, अभी आगे चल के न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ, और इसमें हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो बच्चों ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ना, ये लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रिलेशन होता है, या फिर रेशियो होता है। तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है hi/में ho। ठीक है, यही क्या होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन होता है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू होता है -v/u। ये किसके लिए है, मिरर के लिए, ये मिरर के लिए है। मिरर के लिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू -v/u। ठीक है, तो हमारा क्या है, मैग्निफिकेशन किसे कह रहे हैं, मैग्निफिकेशन कह रहे हैं सर रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज hi/में ho। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। चलिए इसमें कुछ केसेस दिए गए हैं, उस केसेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये केसेस क्या क्या बात कह रही है। जैसा कि यहां पे कह रहा है कि सर व्हेन इमेज इज मैग्निफाइड देन m इज ग्रेटर देन 1। जब भी इमेज क्या हो, मैग्निफाइड होगा, तो मैग्निफिकेशन हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो चलिए इसी चीज को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्या ये बात सही है कि गलत है कि नहीं। तो मैग्निफिकेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, उस केस में इमेज जो होगा वो क्या होगा, मैग्निफाइड होगा, यही कह रहा है। तो एक बार देख लेते हैं।
तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा देते हैं। ये है HI अपॉन में HO इज ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है। यहां से देखेंगे HI इज ग्रेटर देन HO हो गया, ठीक है। तो जिससे ये क्लियरली ये हमारे पास दिख रहा है कि सर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या दिख रहा है, ज्यादा दे है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज क्या है, ज्यादा है, मैग्नीफाइड है। तो यही स्टेटमेंट तो कह रहा है कि जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा तो हमेशा इमेज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि सर जब भी मैग्निफिकेशन 1 होगा, जब भी मैग्निफिकेशन 1 होगा उस केस में क्या होगा, इमेज की जो साइज होगी ऑब्जेक्ट की साइज कैसे हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं HI अपॉन HO इक्वल टू द 1। तो यहां से क्या होगा, HI इक्वल टू HO हो जाएगा, यानी कि ये बता तो रहा है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा ये किस वाले केस में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है प्लेन मिरर वाले केस में। प्लेन मिरर वाले केस में क्या होता है, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अच्छा एक बार और बताइए, प्लेन मिरर को छोड़कर किस वाले मिरर की मैग्निफिकेशन 1 होती है, ये आपके लिए क्या है, एक क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई दोगे, है ना, ठीक। अब चलते हम लोग अपने अगले वाले केस को लेकर। जब कह रहा है कि सर जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो, जब मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो तो उस केस में क्या होगा, तो HI अपॉन में HO इज लेस देन 1, दैट इंप्लाइज दैट HI इज लेस देन HO। इससे क्या पता चल रहा है कि सर जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या है, छोटी है, कम है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी इमेज होगा वो हमेशा कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। वो हमेशा ऑब्जेक्ट से क्या होगी, उसकी साइज हमेशा छोटी होगी। तो ये किसके लिए है, तीसरे वाले केस के लिए। बाकी चौथा पांचवा केस क्या है, चौथा पांचवा केस है बच्चों जब भी कोई भी इमेज, ठीक है, अगर रियल एंड इन्वर्टेड बनता है उस केस के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। उस केस से हमेशा मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। और जब कोई भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि आपको पता है कि क्या पता है कि सर जब आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है तो हमेशा जो साइज ऑफ द इमेज होता है या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर इन द सेंस क्या है कि दोनों कैसे होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, अपराइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट अपराइट है तो इमेज भी क्या होगा, अपराइट ही बनेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है तो इमेज भी कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। किस वाले केस की बात कर रहा हूं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं वर्चुअल के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, वर्चुअल वाले के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। एंड जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो तक अंत तक आप जुड़े रहें। एंड आपको क्या करना है, जो भी आज हमने पढ़ाया है बस इसी चीज को आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, और जो भी हमने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उस चीज का आप घर से जवाब दोगे, आप उसको सॉल्व करोगे। और जब हम लोग आपसे अगली मुलाकात करेंगे तो हम लोग जो ये अभी मिरर फार्मूला पढ़े हैं इस मिरर फार्मूला का क्या करेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल को टच करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, जय हिंद।